बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो मामला है और इसमें अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डों का जो मसला शुरू हुआ है वो काफ़ी गंभीर होता चला जा रहा है और इस पर बहस बहुत ज़्यादा जारी है। अगर जो हिसाब किताब देखा जाए और उसके लिहाज से तज़िया किया जाए तो ये बनता नहीं है कि हम इसको अड्डे दें, इसलिए कि हमने एक सांप से मोमिन जो एक बिल से मोमिन जो है दूसरी बार नहीं डसा जा सकता। तो एक दफ़ा तो हम डसे जा चुके हैं अमेरिका से, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा डसे जा चुके हैं और इसके बावजूद फिर हम इनको अड्डे दें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में नहीं रह सके तो हमारे पास अड्डे लेकर वो क्या करेंगे? हम पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि हम में तो वो मज़ामत की क़ुव्वत नहीं है जो अफ़गानियों में है। तो अगर ये आकर अड्डे हमारे लेके बैठ गए तो फिर हम इनको निकालेगा कौन? तो अब सवाल ये है कि ये बात समझ में नहीं आता है कि अगर आपने ये दे दिए हैं अड्डे तो फिर क्या होगा? हमारे हिसाब से तो नहीं देने चाहिए, किसी कीमत पे नहीं देने चाहिए और नहीं दिए होंगे, हमारा अब भी यकीन है। और अगर दिए हैं तो फिर गद्दारी के ज़ुमरे में बात आ जाएगी जी और एक बड़ी बगावत यहाँ पर जन्म लेगी जो कि जिसका कोई सानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान की तारीख में। जी जी, शौकत पराजा साहब सीनियर एंकर पर्सन है, जी, शौकत पराजा साहब अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बाखबर रहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम नुसरत मिर्ज़ा साहब। आप भाई खैरियत शौकत से हैं? पराजा जैन साहब, साहब आपकी खैरियत ज़हमत से हैं? आपको ज़हमत इसलिए देनी पड़ी कि ये बहस बहुत बढ़ गई है कि हम जब इस्लामाबाद में हम थे कुछ दिनों से पहले तो उस वक्त हमें बताया गया था कि नहीं, अड्डे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर अमेरिका के अखबारात में ये खबरें छपी हैं कि अड्डे दिए जाएंगे। तो अब आप इस पर क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं और आपका एनालिसिस क्या है? जी देखिए, दो चीजें हैं बड़ी वाज़ेह। पहली बात यह है कि आज का मैकेनिज्म क्या है। अभी भी पाकिस्तान का जो एयर कॉरिडोर है और पाकिस्तान की जो ग्राउंड लाइन है, यानी जिसको हम नेटो सप्लाई कहते थे, वो अब भी जारी है। 2001 में ये काम शुरू हुआ, लेकिन आपको याद है 26 नवंबर 2011 को सलाला अटैक हुआ था जिसने पाकिस्तान के तकरीबन 2 दर्जन फौजियों को शहीद किया गया 26 और 15-20 जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बंद कर दी थी। फिर 31 जुलाई 2012 को बाकायदा एक एमओयू साइन हुआ जिसके तहत ये नेटो सप्लाई शुरू हुई। 3 साल बाद वो रिन्यू हुआ और ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है इसके सामने भी 10 फरवरी 2020 को ये समरी आई थी एक्सटेंड करने की। तो अभी जो फॉरेन ऑफिस ने चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी कि ये तो जारी है, तो इसका मतलब है कि वही जो एग्रीमेंट था उसके तहत जारी है। अब दूसरी बात यह है कि अभी अड्डे हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इसमें नुसरत मिर्जा साहब, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज्यादा तजर्बा है, आप चीजों को जितनी बारीक बीनी से देखते हैं शायद ही कोई देखता हो। ये अड्डे जब सुपर पावर लेती हैं तो वो कोई दरखास्त नहीं किया करती और वो ये भी नहीं देखती कि अगली हुकूमत का रिस्पांस क्या है। वो हालात ऐसे पैदा करते हैं जिससे जो होस्ट गवर्नमेंट हो कोई भी वो मजबूर हो जाया करती है कि वो ऐसा करे। पाकिस्तान में ये डिबेट जारी है और अमेरिका, इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि अमेरिका चाह रहा है। लेकिन ये अड्डे तो हमने पहले भी दिए थे, देखे ना, शमसी एयरबेस था, फिर पसनी वाला एयरबेस था, फिर हमने वापस कर लिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर यहाँ अड्डे चाह रहा है, स्टेशनिंग चाह रहा है, तो पर्पस क्या है? क्या वो कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए चाह रहा है या किसी और ऑपरेशन के लिए? तो जो फैसला करेंगे, जाहिर है हमारी मिलिट्री लीडरशिप फैसला करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि किस मकसद के लिए अड्डे अगर वो मांग रहा है, तो आई होप एंड आई बिलीव कि ये थॉरली इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसको थॉरली देखा जाएगा, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखा जाएगा। जो भी फैसला होगा वो इस सोचो विचार के बाद होगा। अच्छा शौकत पराजा साहब, मेरी जो बात है आपसे ये कहने की है कि जब मैं जानता हूँ कि जब आपने ये बात कह दी है तो क्योंकि मेरा तजर्बा बेशक दुरुस्त है आपने जो बात की, लेकिन वो एक बहुत माजी का तजर्बा है। आप नौजवान नस्ल के लोग हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो आपका इस वक्त जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपके पास ज़्यादा होती है। तो मैं रिलाई करता हूँ आप जैसे आदमी पर जो कि कम से कम
जो है वो पाकिस्तानी यानी कम से कम नहीं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, और कम उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो ईमानदार भी हैं और वो किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते पाकिस्तान के मफाद पे। अच्छा, जिस वक्त जब पहला आपको याद होगा कि जब ओसामा बिन लादेन का कैंप जब तबाह किया गया था, उस वक्त जो मिसाइल फेंके थे, तो वो उस वक्त जो है जनरल ज़िन्नी आकर बैठ गया था हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर में, और कहा था कि जो मिसाइल फेंके जा रहे हैं ये आप पर हमला नहीं है, बल्कि ये हमला हम अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि 2 मिसाइल ऐसे थे जो पाकिस्तान की सरजमीन में बलूचिस्तान में गिर गए थे, जिसमें से एक थोड़ा सा डैमेज हुआ था, एक बिल्कुल सही हालत में था, और फिर उसके बाद में हमने उसका फ़ायदा उठाया। और आप जो हमारे पास जो मिसाइल हैं, जो कि हमने जो गाइडेड मिसाइल हैं जो हमने बनाए हैं, वो आपके सामने हैं। अब सवाल ये है कि दूसरी बात मैं ये काउंटर नैरेटिव ये कहता हूँ कि फिर वो जो जापान से इन्होंने बहरी अड्डा अपना जो तैयारा बरदार जहाज़ है वो जापान से मूव किया है, और वो ला के यहाँ खड़ा कर रहे हैं मकरान के साहिल पर। पहले भी जब इन्होंने हमला किया था तो उस वक्त भी ये इन्होंने मकरान साहिल पर ला कर खड़ा कर दिया था। तो उस वक्त मैंने ये अपना एक मजमून लिखा था नवाए वक्त में कि इनके मिसाइलों को, हमारे मिसाइलों का रुख जो है इसकी तरफ कर दें, और वो वहाँ से मूव हो गया था, मेरे एक आर्टिकल पर मूव हो गया था, आप यकीन मानें। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी हो जाए, फिर CPEC को देख लें, फिर आप अगर सारी चीज़ों को मिला के देखें तो हम इसमें देखते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, कि या कोई भी इस पोजीशन में नहीं है जो देगा तो गद्दारी करेगा, कि हम इस अमेरिका को अपने अड्डे दें। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आप फरमाइए। ये बात दुरुस्त है। वो जिस हमले की आप बात कर रहे हैं वो खोस्त पे हुआ था, और जनरल ज़िन्नी यहाँ आकर चकलाला एयरपोर्ट पर बैठा रहा जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, और जब तक वो मिसाइल चलते रहे जनरल ज़िन्नी यहाँ पर बैठा रहा। ये बात दुरुस्त है, और उसने कहा भी यही था कि ये मिसाइल अफगानिस्तान जा रहे हैं, खोस्त जा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं जा रहे। ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो मैंने पहले गुजारिश की आपसे कि जब बड़ी पावर्स, जब उनकी कोई स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक नीड्स आती हैं, तो वो पहले वो हालात क्रिएट करती हैं। मसलन आपकी आज जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, वो प्रेशर तो है ना उसमें। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ हद तक हमारी लीडरशिप जरूर सोचेगी, हमारी खास तौर पर मिलिट्री लीडरशिप इन तमाम सूरत हाल को ज़हन में रखेगी कि ये मामला अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अभी तक मैं बता रहा हूँ कुछ 1-2 चीजें थी, लेकिन अब जो मेरी जाती इंफॉर्मेशन अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तान की बजाय अमान की तरफ जा रही हैं। लेकिन अमेरिका ये हो नहीं सकता कि वो अफगानिस्तान से निकले और वो इस खित्ते को छोड़ के चला जाए। ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया को वो डेवलप कर रहे हैं, इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं टू कंटेन चाइना, तो सोवियत ये रूस के लिए या इस रीजन के लिए वो जरूर कहीं ना कहीं अपना फुट होल्ड और बेस रखेंगे। किस तो फिर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये आप इसको ये ना समझें कि ये कोई हमारा कोई आपके साथ में टॉक है, हमारी ये गुफ्तगू है जो हम आपके साथ करते हैं। देखिए, अगर वो फिर जो बहरी बेड़ा ला रहा है तो वो किस बुनियाद पे ला रहा है? अगर उसको अड्डे मिल जाते हैं तो फिर बहरी बेड़े की ज़रूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब वो आपसे ये कहता है कि हम आपको ट्रेनिंग के लिए, हम आपके लिए $35 लाख मुख्तस करते हैं। आपको याद होगा कि हेनरी क्लिंटन ये कहती थी कि हमसे गलती हो गई कि पाकिस्तान की मिलिट्री को हमने ट्रेनिंग देना बंद कर दिया तो हमारा असर रसूख ख़त्म हो गया। तो ये आप दोबारा उनको महसूस हुआ है कि ये बात हमने गलती की है। फिर वो क्या कहता है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सपोर्ट के लिए हम जो रकम रख रहे हैं वो 4 करोड़ 75 लाख की तजवीज़ दी गई है, अभी ये बजट में रख रहे हैं। पाकिस्तान अफगान सरहद पर तैयार में बढ़ाने के लिए जो 10 करोड़ जो है मंशियात रोकने के 10 करोड़ 78 लाख मुख्तस किए गए हैं। जो रकम बच रही है तो बॉर्डर में मकरान के साइड की सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा, उसमें $80 लाख रखे गए। अब ये सारी बात इस बात की गमाज हैं कि ये जो इनका जो बहरी बेड़ा आ रहा है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आपको ये फंडिंग कर रहे हैं, और ये फंडिंग बढ़ा देंगे। जो ज़ीरा है, जो उसने तो पीनट कहा था ना ज़ियाउल हक ने, ये तो ज़ीरा भी नहीं है, ये तो एक धब्बा भी नहीं है जो पैसे ये लोग दे रहे हैं। अच्छा, अब इस सूरत हाल ये है कि जो बात आप कह रहे हैं वो बात अभी जब ठीक है, लेकिन अब जो ज़माना बदल गया है तो उस माहदे के तहत में जब इनसे पैसे लेने चाहिए ना, इन्होंने तो हमारे साथ में धोखे किए हैं।
और सीपैक को अगर आप देख लेंगे तो फिर आप सीपैक से और अफगानियों से दोनों से एक साथ लड़ेंगे, क्या ये मतलब है आपका? नहीं, आपका से मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान का मतलब? हाँ हाँ, पहली बात यह है कि अब बैरी बेड़ा जापान से आए ना आए, ये है अब मिसाइलों का दौर। और मिसाइल जो हैं वो 5000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज के मिसाइल पे भी हैं। वो कहाँ पर नस्ब हैं? ये बिल्कुल ग्वादर के सामने जितना समंदर है, वो इराक में मौजूद हैं, वो कतर में मौजूद हैं, वो बहरीन में। मैं खुद वहाँ पर मीना सलमान पोर्ट पर गया हूँ, वहाँ पर अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं। इसलिए वो बैरी बेड़ा आए या ना आए, अब वो तो खैर पुरानी बातें हो गई बैरी बेड़ों वाली, अब मिसाइलों की रेस है। दूसरी अहम चीज है, ये जो आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त बात है कि अमेरिका के अंदर एक रीथिंकिंग आई है कि पाकिस्तान को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के साथ हमने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। ट्वीट जो था ट्रंप का 1 जनवरी वाला, उसके बाद खुद ही ट्रंप ने एंगेजमेंट रखी, वो अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की सपोर्ट ली, फिर दोहा टॉक्स पाकिस्तान ने शुरू करवाए। चूंकि अगर वाकई 9/11 से पहले यानी 11 सितंबर से पहले यहाँ से प्रेसिडेंट बाइडेन फौजें निकाल लेता है जैसे कह रहा है, तो फिर अमेरिका को अपने इंटरेस्ट के लिए इधर उधर जरूर देखना है। ये डिस्कशन चल रही हैं, मैं इतना कंफर्म कर देता हूँ कि उनकी तरफ से ये प्रपोजल्स हैं। फैसला अब हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। पाकिस्तान की हुकूमत से मुराद यह है कि सब ने मिलकर करना है। क्या फैसला करते हैं, क्या कंसिडरेशन रखने हैं। ये जो $35 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 4 करोड़ डॉलर का दूसरा डिफेंस वाला प्रोग्राम है, इट्स नथिंग। पाकिस्तान तो अगर पार्टनर बनता रहा है जैसे मादी में, तो ज्यादा उधर से असिस्टेंस आती रही है, जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप भी किया करते थे। ये एक चेंजिंग सिनेरियो है। अगर सेंट्रल एशिया या गल्फ में अमेरिका को ज्यादा सिक्योर जगह मिल जाती है तो वो मेरा ख्याल है उधर देखेगा। चूंकि पाकिस्तान फर्स्ट नेबर है अफगानिस्तान का, इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का वहाँ किसी न किसी हद तक, इसलिए अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी समहाउ पाकिस्तान बनता है। मेरे साहब राजा साहब से गुफ्तगू जारी, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब राजा साहब से गुफ्तगू वहीं शुरू करते हैं जहाँ से गुफ्तगू रुकी थी। जी, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो उनके लिए अब अफगानिस्तान की अहमियत इसलिए नहीं रह जाती, जब सीपैक मौजूद है तो वो तो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं ना, तो चाइना को कंटेन करते चाहते हैं। तो चाइना जो दोस्त है पाकिस्तान का और ईरान का, ईरान से 25 साल माहदा कर लिया चाइना ने, और पाकिस्तान सीपैक जो की गुजरगाह है, और जो उनका पहला जो मिशन है, तो बेसिकली प्रॉब्लम तो सारा सीपैक पर जोर है। देखिए ना, बड़ी पावर जब अपने प्लान बनाती हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती हैं, और वो है इस रीजन में। तो मैं पहले भी पिछले सवाल में गुजारिश की है कि चाइना एक कॉम्पिटिटिव पावर बन रही है। अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी चाइना को कंटेन करना है, और वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया या उधर जो साउथ चाइना सी है, जापान है, जो क्वाड बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका का, वो फोकस उधर है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए। इधर मिडिल ईस्ट को अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता, आप ये ज़हन में रखें। यानी जगह जगह अमेरिका के अड्डे हैं, सऊदी अरब है, उधर कतर है, बहरीन है, दुबई है। इस पूरे रेड सी वाली जो गुजरगाह है, अमेरिका इसको किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकता। और ये जितनी प्लानिंग अभी नजर आ रही है, उस प्लानिंग में सारी वो उनकी कंसिडरेशन है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से इस सिचुएशन से निकलता है, पाकिस्तान किस तरह से अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है, ये अभी हमें देखना बाकी। अच्छा शौकत भाई, मेरा जो सवाल, मैं जब इस्लामाबाद में अभी था वहाँ, तो मुझे ये बात बताया गया था, और वो उस वक्त मीटिंग भी हो रही थी इनकी जो है आपारा में, वज़ीर आज़म साहब वहाँ मौजूद थे। तो हमें ये बात पता लगी कि बहरहाल यानी कि इमरान खान ने ये पोजीशन ली है कि साहब अगर ये बात इनको अड्डे दे देते हैं तो मेरा तो नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मेरी अपोजिशन जो है वो मुझे जीने नहीं देगी।
तीसरी बात ये कि असूल के ख़िलाफ़ बात है कि मैं इनको कैसे दे दूँ अड्डे। तो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि बहरहाल हुकूमत ने एक स्टैंड तो लिया है। और देखे ना, देखे इनमें हमारा एक और बात भी मैं कह दूँ, फिर आप बात कर लीजिए। हुकूमत जितने स्टैंड लेती रहे, यही इमरान खान कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो फिर IMF की, अब तो बिजली हमारी फिक्स IMF कर रही है, हमारी गैस IMF फिक्स कर रही है। ये हुकूमतों के, हुक्मरानों के बयानात होते हैं। मैं फिर कहूंगा कि जब अमरीकी अड्डे लेते हैं, बेसेस लेते हैं, वो कोई रजाकाराना तौर पर नहीं लेते या रिक्वेस्ट नहीं करते, वो हालात ऐसे बना के आते हैं जिससे ये सारा वो अपना काम निकालते हैं। अच्छा, अब आपकी बात ठीक होगी। तो अब क्या कहते हैं, हालात बना चुके हैं? मेरा तो ख्याल है कि हालात नहीं है भाई बने ऐसे। अभी तो हमें पोजीशन है हमारे पास। अगर हालात बना चुके होते तो फिर तो हम अड्डे दे चुके होते ना। हाँ। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या तो कोई अमेरिकन इधर आया होता है या इधर से यहाँ मुलाकातें हो रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये डिस्कशन अभी जारी है। जारी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बात एक और समझनी चाहिए कि ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये क्या है कि ये जो अमेरिका, हम जो इराक़ का दौरा कर रहे हैं, इराक़ के बाद आलवेज हमारा मुखालिफ रहा है, इराक़ हमारे से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आती है। तो वज़ीर ख़ारजा का दौरा इराक़ का मिशन क्या है? ये कोई पैराडाइम शिफ्ट है? देखिए, इराक़ हमारा मुखालिफ था जब सद्दाम की हुकूमत थी। इराक़ की बाकायदा जो इंक्लिनेशन थी वो टुवर्ड्स इंडिया थी, और सद्दाम हुसैन वादे तौर पर कहा करता था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बरादर मुल्क है लेकिन इंडिया हमारा दोस्त है। उसके बाद फिर सद्दाम चला गया और इराक़ इंस्टेबिलिटी में चला गया। अभी तो इराक़ अपने पांव पे खड़ा होने की खुद कोशिश कर रहा है, इसलिए वहाँ नई सोच है, नई वहाँ पर क़यादत है, नई पॉलिसी वो बनाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो हमारी पॉलिसी में शिफ्ट नहीं है, ये रीच आउट है बुनियादी तौर पर, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, रीच आउट है। मैंने कहा ठीक हो गया, आपने अच्छी लफ्ज़ इस्तेमाल किया रीच आउट का। जी जी जी, ये रीच आउट है इराक़ के लिए। और देखे ना, जो भी सूरत हाल रही है, पाकिस्तान ने ईरान को भी नहीं छोड़ा। ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगी, पाकिस्तान मुखालफत करता रहा। पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर था सिक्योरिटी काउंसिल का, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट नहीं दिया। इंडिया जितना भी दोस्त था, इंडिया ने उनके खिलाफ वोट दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है 2011-12 में। और सिमिलरली पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बेहतर किया मिडिल ईस्ट के साथ, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ। तो इसलिए ये रीच आउट है कि मैक्सिमम रीच आउट किया जाए अपने दोस्तों को। अब वो इराक़ सऊदी अरब का भी मुखालिफ नहीं है, वो इराक़ ईरान का भी मुखालिफ नहीं है। जो एक वो कहते हैं ना नुज़ाइंदा वहाँ पर पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी में पाकिस्तान ने एडजस्ट होना है। कोई डिफेंस के हवाले से भी उनके साथ हमारे ताल्लुकात बन रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बड़ा मुल्क है मिडिल ईस्ट का, अच्छा ताल्लुक हो जाए, रीच आउट हो जाए। हम अपना कोई असला वसला बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम तो असला की दौड़ में भी शामिल हो गए ना। नहीं, बिल्कुल, हम तो मार्केट से एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। हमारे ये जो JF-17 थंडर है फॉर एग्जांपल, हमारे मशाक एयरक्राफ्ट हैं, हमारे छोटे एम्यूनिशन वेपन्स हैं, हम बाकायदा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हैं। ये कोई खुदा ना खास्ता छुपा के नहीं, जो रेगुलेशंस हैं, जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं, उनके अंदर रहते हुए वी हैव द राइट टू एक्सपोर्ट एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो अब ये अच्छा, फिर वज़ीर दाखिला शेख, अब ये भी रीच आउट है क्या? ये शेख रशीद का कुवैत की यात्रा जो है, ये मैन पावर के लिए? नहीं, अभी आपने देखा कि कुवैत के वजीर खारजा अभी कोई पिछले महीने पाकिस्तान आए थे, 2 दिन का उनका दौरा था और बड़ा अच्छा दौरा था। और पाकिस्तानियों की ओवरसीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए, या पाकिस्तान की लेबर मार्केट, पाकिस्तान की लेबर एक्सपोर्ट के लिए ये सही है जो शेख रशीद कह रहे हैं। अदरवाइज तो कोई ऐसा उनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है कि जिसमें काउंटर टेररिज्म के कुछ मामलात हों। कतर और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात ठीक करने में कुवैत ने किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। तो ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट था, बार बार हम कहते थे ना कि पाकिस्तानियों पर वीजा की पाबंदी है, पाकिस्तानी लेबर वहाँ नहीं जा रही, ये अच्छी इनिशिएटिव है। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया शौकत पराज साहब, हमने कुछ गुफ्तगू आपसे कर ली है। और आपका ये टर्म जो आपने इस्तेमाल किया रीच आउट का, ये अच्छा टर्म है और इसको
इसको हम समझते हैं कि ये एक इस टर्म को शामिल कर लेना चाहिए नई इस्तिलाह में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मिर्ज़ा साहब अगले मौजू की तरफ चलें। जी नेतन्याहू ताकत की ज़बानी समझना चाहते हैं क्योंकि भाई फिर उन्होंने फायरिंग की कि लोगों वो पे। आदमी जालिम लोग हैं और जो जुल्म की इंतहा को पहुँचे हुए लोग हैं और जो हद से बढ़े हुए लोग हैं। जी अगर कुरानी के ज़माने में बोला जाए तो हद से बढ़े हुए लोगों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है और अज़ाब के तमाम असबाब इस वक्त मौजूद हैं। अब इसमें सिर्फ बात यह है कि दो मरहले होते हैं। एक तो ताकत का, जब बहुत ज़्यादा इंतहा को पहुँचते हैं तो सवाल ये है, उलमा कराम इसको तय करेंगे कि ये एक मौका अल्लाह ताला इंसानों को भी देता है, जो लोग भी हमदर्द लोग हैं, जो इंसानी की दुनिया के लोग हैं, वो कुछ करें। वो मौका अल्लाह ने उसको फराहम कर रहा है और इसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। और इसके साथ साथ में यूरोप में भी, जो अमेरिका के अंदर भी जो बच्चे हैं वहाँ के, जो कि ख़ुद ईसाई भी हैं और दूसरे ज़बान मुल्कों के लोग हैं, वो अपना फ़लस्तीन का झंडा लेकर अपने मास्क के ऊपर भी फ़लस्तीन का झंडा छोटा सा लगा के चलते जाते हैं। तो ये किस्म का ये इजहारिया है इस बात का कि अल्लाह जो हालात हैं, जो मैंने पैराडाइम शिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उस मामले में कि जब इराक़ में पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो इस तरह से वहाँ पर भी पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि जो सारा माहौल, यानी बस आप देख लीजिए कि इसराइलियों ने कितने अरबों डॉलर खर्च करता है वहाँ के को कंट्रोल करने के लिए, अपने अपने जो वो हैं, क्या नाम है आप, जो आपके मीडिया है जी, उसको कंट्रोल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किया। लेकिन अब आवाम को कैसे कंट्रोल करेगा? मीडिया ने ख़ुद वहाँ पर जो वहाँ के बच्चे शहीद हुए हैं, 67 जी बच्चों की नाम उन्होंने अपने अपने फ्रंट पेज पर शाये किए हैं। तो तब्दीली तो जहन आ रही है। अगर ये इंसान तब्दील नहीं होगा तो ये अज़ाब इलाही जो है वो सब पर यकसा लागू होगा, वो फिर पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो। ये नहीं हो सकता है कि कोई एक भी आदमी बच जाए। अब आप इसे कहें कि साहब ये जो है ये कोई अज़ाब है, जो आप कहें इसको कोरोना को, बेशक ये अज़ाब है। ये तो बात सही है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर, चाहे इंसानों ने बनाया हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म बगैर तो नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह ने किसी को ये कहा होगा कि भाई आप ये बनाओ ताकि अज़ाब तो इनको मिले नहीं। जो कि कश्मीरियों को भी इन्होंने बंद किया था तो सारी दुनिया को बंद कर दिया अल्लाह ने। तो अब ये बात अगर आप देखें तो और अजीब बात हो रही है कि इंडिया में तो एक नई किस्म की जो बीमारी हो रही है फंगस की जी, वो तो एक ऐसी बीमारी हो रही है जो कि जो लोकल इलाज कर रहे थे ना, जिनका ये गोबर से और पेशाब से उस फंगस पैदा हो रहा है जी, और वो इलाज, उसका कोई इलाज ही नहीं है फंगस का, वो तो मरता ही चला जाता है, आदमी बचता ही नहीं है। अच्छा, उसमें 54% चांसेस मौत के हैं जी। अच्छा, मोदी भी नेतन्याहू की तरह जालिम है और उसी तरह के हरकतें कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में देखिए कोरोना मौजूद है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, फिर भी शहादतें हो रही हैं, ऑपरेशन का बहाना करते हैं। मेरी बात आपकी सही है, लेकिन आप इसको जून को गुजर जाने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर क्योंकि ये लोग FATF से डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई FATF से मत डरो, खुदा से डरो, अल्लाह से मुआहदा कर लो, एक बात कर लो कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं, मुझे बताइए कि कितने दिन की आप वज़ीर आज़म रहेंगे, कितने दिन के लिए आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। मुझे एक बात, सिर्फ आप ये बात समझा दें, क्या आपने रहती दुनिया तक का रहने का वादा किया? अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? क्या आप बता सकते हैं कि शाम को आप ज़िंदा रह सकेंगे? तो क्यों नहीं आप अल्लाह से मुआहदा कर लेते हैं कि साहब हम आपके लिए आपके हुक्म की तामील करेंगे, जो आपने हुक्म किया है हम उसके ऊपर हम स्वाद कहते हैं, उस पर लब्बैक कहते हैं, लब्बैक कह देंगे, अल्लाह लब्बैक का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और कहते हैं हम आपकी बात पे करते हैं। तो आप देखिए दुनिया आपके सामने सिरदुर्ग हो जाएगी। बिल्कुल। जब आपके पास कुछ नहीं था तो कैसर और कसरा की जो आपने जो हुकूमत तहबाला की थी जी, तो कैसे की थी ना? आप तो आपके पास तो बेसर सामान था। पहला मार्का देख लें, 313 मार्का देख लें, जंग अहद को देख लें। जंग अहद का भी अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी न की होती तो फिर ये मुकाम ही ना आता। बिल्कुल। वहीं पर तो उनको फिर जंग अहद में आपको भागे पीछे उनके, तो फिर भी भाग गए हैं वो लोग, डर के मारे। उनको इतना खौफ रहा कि उनके पीछे जब उनकी ताक़ुब किया गया, संभल कर हमले किया गया, तो फिर ज़ाहिर है फिर उसका नतीजा अच्छा है। अच्छा, फिर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो ज़रा अब ये कराची की लोड शेडिंग और ये जो माशी इशारे हैं बहुत अच्छे खुशहाली वाले, उस पर बात कर लेंगे, कोशिश करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को ले लें। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब आ जाएँ माशी इशारे पे कि वो हकीकत है या अफसाना है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे आप सच बात जानना चाहते हैं कि ये जो किस्सा हो रहा है, क्योंकि आपके अलावा तो कोई सच बोलेगा नहीं, बताइए कि ये सच टीवी वाले तो सच बोलते हैं ना। नहीं, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन आप जो एक्सपर्ट हैं वो तो नहीं बोल रहे ना। सही सही सही। ये ग्रोथ रेट बढ़ने की बातें हकीकत हैं या अफसाना? बेहतर जनाब, देखिए पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इस हुकूमत को जो विरसे में मिली थी मईशत की शरह नमू, वो थी 5.5%। 2 साल जो इस हुकूमत के पहले थे उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो था 0.75% औसत, यानी 1% से भी नीचे चले गए। अब जो इन्होंने अगले साल का भी क्लेम किया है और इस साल का भी किया है, अगर ये पहले 4 साल का देख लें तो औसत आएगी 2.5%। यानी इस हुकूमत के पहले 4 साल में औसत की जो शरह नमू है वो 2.5 रहेगी। 1 साल इनके पास बचेगा और इनको विरसे में मिली थी 5.5%। एक तो बिल्कुल ये वाज़ेह बात होगी। दूसरी बात ये थी कि इस साल जो ये बात कर रहे हैं 3.94%, इससे ज्यादा भी हो सकती है। उसकी वजह मैं आपको पहले बता दूं क्या है। देखिए दुनिया भर में, आपको पता है, नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ, दुनिया भर में वैक्सीनेशन लगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन लगा, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। तो उससे ये हुआ कि कुछ ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ। तो अगर हमारा 3.94 ये कह रहे हैं, तो भारत का जो आ रहा है, जहाँ के सबसे ज्यादा कोविड-19 का बड़ा नुकसान हुआ है, और मेरे ख्याल से आप तो समझते हैं इन बातों को, मोदी की मनहूसत भी है, उसके बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन है वो है 12.4% और बांग्लादेश का है 6.8%। तो हम अपना 3.94% कह रहे हैं। तो अभी जो चीज देखनी है वो आपने क्या भारत का 12 आ रहा है जनाब, 12.4% आ रहा है भारत का है 12.4 और बांग्लादेश का है 6.8। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम बढ़ गई है ना वैक्सीनेशन से, और तमाम मुल्कों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने इक्तिसादी पैकेजेस दिए हैं जो अगले आइंदा नहीं मिलेंगे, वो तो वन टाइम थे, उसका इम्पैक्ट इस साल आ रहा है। अच्छा, यूं है। मगर एक और अहम बात है, हमारे यहाँ जो ये 3.94 है वो तो इन मुल्कों से कम है, मगर हमने कानून तोड़कर, कानून को कीमा बनाकर ताकतवर तबकों को बड़े पैमाने पर मराद दी और आवाम से छीना, कानून को तोड़कर। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से ये हुआ कि जब आप मिसाल के तौर पर, आपको भी इल्म है कि सद अफरात ज़र जो है वो 11.1% है, हुकूमत कह रही है जी, हुकूमत। आपका डिस्काउंट रेट जो है वो 7% है। ऐसा होता नहीं है, डिस्काउंट रेट तो उससे ज्यादा होता है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 70,000 कब्जे लेने वाले हैं, उनका शरह सूद इतना कम है कि वो अफराद ज़र से भी कम है, यानी वो असल रकम जो वापस करेंगे वो उससे कम मालियत की होगी जो उनको मिला। उसके साथ ही स्टेट बैंक ने ये किया कि फरवरी 2020 में 2 करोड़ से ज्यादा खातेदार जो पाकिस्तानी बैंकों में से बचत के, उनका शरह मुनाफा था 11.25%। ये था फरवरी 2020 में। स्टेट बैंक ने मार्च से जून तक कमी करके आखिर तो इसको कर दिया 5.5%। वो कुछ 450 अरब रुपया आपने इन लोगों से खींच लिया और वो आपने ताकतवर तबकों को दे दिया। तो ये जो स्टेट बैंक ने जो PRS का खातों का शरह मुनाफा कम की है, वो मैं आपसे फिगर दे रहा हूँ। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 40A, उसकी खिलाफ वर्जी है, हो ही नहीं सकता था। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A-14, उसकी खिलाफ वर्जी है, और स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के खिलाफ ये इख्तियार ही नहीं था उनके पास ये कर सके जो कानून की खिलाफ वर्जी की है। मगर एक और है, पाकिस्तान की शिफ्ट 3 की खिलाफ वर्जी की है कि मनफी मुनाफा देखे, एक्सप्लॉयटेशन किया है। एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज जो आपको हमें देखनी है कि स्टेट बैंक ने 2000 अरब रुपया का पैकेज दिया है, 2000 अरब रुपया। उसका बड़ा हिस्सा जो था वो गया है ताकतवर तबकों को। तो ये अगले साल तो नहीं मिलेगा, उसका भी इम्पैक्ट आया। मगर एक और चीज जो है वो ये है कि इन जो हुकूमत के 3 वर्षों में $73 बिलियन की तरतीलात आ गई, 73 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ट्रैवलिंग बंद हुई है, जो सब UAE से आते थे, सऊदी अरब से आते, अमेरिका से आते थे, वो बंद हो गई। तो वो जो कैश लाया करते थे $10,000 पर पर्सन, यानी अगर एक घर के 4 अफराद पाकिस्तान आए तो वो $40,000 लेकर आया करते थे, कैश करा लेते थे। अब तो जो वो आ नहीं रहे हैं
तो वो रेमिटेंस में भेज रहे हैं। दूसरे कि काला धन भी सफेद हो रहा है। तो ये जो 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज है, इसको हम खा गए। अगर इससे आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर लिया, जो आप नारे लगाते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, ये 73 अरब डॉलर तो आप खा गए ना। अगर इसको आप ले जाते सरमायाकारी की तरफ, तो मेरे मुल्क का ग्रोथ रेट होता 8 से 10%। एक और आखिरी पॉइंट बता दूं, तो तमाशा हो रहा है इसका, वो ये है कि आपने ग्रोसल डिजिटल अकाउंट रख दिए। तो मिसाल के तौर पर समंदरदार पाकिस्तानी जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं हमारे बहुत से, वो जब अमेरिका में या यूरोप में या पाकिस्तान में पैसे रखते हैं तो उनको आधा % मिलता है। हुकूमत ने उनसे ये कहा कि आप इसको रोशन डिजिटल अकाउंट में लाएं, हम आपको 7% देंगे। तो जहां आधा % मिल रहा है, इसको आपने 7% दिया। जब आप इनको सूद देंगे तो इसकी कीमत तो देनी पड़ेगी आपको। मगर एक और तमाशा शुरू हो गया। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैंने उसको डॉलर में कन्वर्ट कराया, मार्केट से डॉलर खरीदे और अपने भाई को भेज दिया अमेरिका में, यूएई में। उसने वो पैसा पाकिस्तान में दोबारा रोशन अकाउंट में भेजा, वो 7% का लग गया। यहाँ डॉलर का आधा % था। तो आप ये देखिए कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, फिर आप ये देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी अजीब बात मैं बताऊंगा, क्योंकि आजकल बहुत नारे लग रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में हुआ ये है कि जुलाई से लेके मार्च तक जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आया था वो सिर्फ था तकरीबन 0। जुलाई से मार्च तक 9 महीने। अप्रैल के महीने में 2.4 अरब डॉलर आ गया, 2400। अब ये क्या करेंगे कि ऊपर लेके जा रहे हैं, बढ़ाएंगे, वापस ले जाएंगे पैसे। हाँ, जैसे कि जिससे पहले किया था 39%। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इससे पहले भी 39% मुनाफा लेके बाहर गए थे, अब ये फिर वही होगा। तो ये अगर इस तरीके से करना है तो ये तो फिर 2022 में नुसरत मिर्जा साहब आपने सही बात की, लेकिन हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। फिर ये जो लीपापोती की मैशियत है, इससे बचें, इससे बढ़े। अच्छा, फिर ये मतलब ये है कि तो हमें तबाह करने के मंसूबे हैं। ये तो बढ़ने के नहीं है। जो चीज़ हमारे पास हमारी ताकत बन रही है कि साहब, जो आपका एक तो ब्लैक मनी नहीं जा रही, ब्लैक मनी नहीं हो रही है, फिर वो लोग रेमिटेंस जो आ रही हैं जो नॉर्मल तरीके से, तो वो बजाय ताकतवर तबके देने की बजाय आपने कहा कि उसे प्रोडक्शन में लगाते, आपकी तरक्की पे लगाते, तो फिर आप एड पे चले जाते। तो फिर वो तो सही अप्रोच थी। तो जो फ़ायदा आपको हो रहा है उसको भी आप सही नहीं लगा रहे हो, तो फिर क्या कर रहे हो फिर भाई? तो एक मैं आपसे और बात आज कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी, आप फरमाएं। देखिए, ये हमेशा कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल सही है, यानी एक्सपोर्ट होगी तो रोजगार भी मिलेगा, आपके पास रिजर्व भी बेहतर होंगे, तो रुपए की कदर भी बेहतर होगी। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसे हुई? इस हुकूमत के दौर में 1.6 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी है वो, और उसके 4 वर्षों में, और उसके मुकाबले में तफसीलात जो बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी 9-10 बिलियन डॉलर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि तफसीलात बढ़ रही है। अगर अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि बरामदात कम है और रेमिटेंस से ज्यादा, ऐसे कभी होता नहीं है। इस हुकूमत के दौर में जितना हुआ है। वो तो आपने जवाब दे दिया, उसका जवाब तो दे दिया ना आपने कि वो ब्लैक मनी तो नहीं हो रही ना अब। नहीं, उसके अलावा भी एक और है ना। उसके अलावा वो ये है कि जो आपने टैक्सों की चोरी आपने एनकरेज की, टैक्सों की चोरी होने दी, उस जब चोरी हुई तो उसमें नुकसान आया, तो आपने बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ा दिए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी। आपकी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो फिर उसकी वजह से बरामदात इफेक्ट हुई। तो ये शैतानी टक्कर है। मगर मैं जो चीज आपको एक और बताने वाला हूँ कि अगर इस हुकूमत के दौर में 1.6 अरब डॉलर 4 साल में बरामदात बढ़ेंगे, तो ये भी तो देखें, जब इमरान खान साहब आए थे तो उस वक्त रुपया $1 जो था 124 रुपये 20 पैसे का था, आज 154 का है। तो इतना गिरने के बावजूद और कई सौ अरब के पैकेज देने के बावजूद अगर 4 साल में 1.6% बढ़ रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से परेशानी की बात होनी चाहिए। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, इसकी जो बरात दी वो कहाँ चली गई, रुपए की कदर गिरी, वो कहाँ चला गया। और ये ना भूलें कि मैं अगले साल का बता रहा हूँ कि तेल की कीमतें हाल की मंदी में बढ़ेंगी, रुपए की कदर पाकिस्तान में गिरेगी, शरह सूद जो है वो जुलाई से आप देखेंगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मुझे जो खदशा है कि अब जो कुछ हो गया है वो 2075 तक 2075 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक से कम होगी। और अगर स्टेट बैंक के गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके प्रोग्राम में आ जाए, मैं आपको सबूत पेश कर दूंगा कि 2075 तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी OECD ममालिक से कम होगी। तो आखिर हम क्यों इनसे इतना पीछे जा रहे हैं? इसमें स्टेट बैंक की बात पता है, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ, नहीं है तो ये चैलेंज कर ले, हमसे बात कर ले।
तो ये तो मुल्क की इसका क्या हल हो अपनी सियासत भाई? आप डॉक्टर साहब ये बताइए, शाहिद हसन साहब, कि इनको किस तरह से हम कर लें। हम चाहते हैं कि हम आपका इनका मशेटा कराएं एक, तो क्या करें? हम बड़ा सेमिनार करें, कोई इनको बुलाएं कि आओ हमारे हमारे आदमी से मिलो, ऐसा करें? देखिए बात ये है कि उनका ये जो मैंने 2075 वाली बात की है, इस एक नहीं, ये जो बात आपने सारी बातें की हैं, और ये सारी बातें काबिल कदर हैं। आपकी जरूरत होगी 4 साल में, तो ये आपके साथ कोई एक साथ टीवी प्रोग्राम में आ जाए, बात कर ले। अगर वो इन फिगर्स को चैलेंज करते हैं, अगर वो चाहते हैं ठीक है, तो फिर जरूरत नहीं है। और दूसरा जजेस तो जो है, दूसरा तरीका ये है कि आपका प्रोजेक्शन हम ज़्यादा करें, यानी आपके लिए इतना बड़ा सेमिनार करें कि जो पूरे मुल्क के लोग सुने उसको, तो फिर आपकी बात दूर पहुँचे, और ताकि ये सारी दुनिया देखे और सुने, तो फिर उसमें कोई रिएक्शन हो सकता है। इसलिए कि इनकी जो टीम है ना, वो टीम लीपापोती करने की एक मैदान में आ गई है। आपने देखा जितने पुराने खिलाड़ी थे पिछली 3 हुकूमतों से, जो मैनिपुलेशन करते थे, वो सब अब हुकूमत में आ गए हैं किसी न किसी शक्ल में। वो सुबह शाम फिगर दे रहे हैं, तो जो सुबह शाम फिगर दे रहे हैं एक प्रोग्राम से, आप उसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे? ये तो काम था पीपल्स पार्टी का, ये काम था PMLN का। वो जो है ना चोर डाकू का NRO बात ही नहीं करते। क्या PMLN का ये फर्ज नहीं है? जो आपके इनका जो सूबाबंदी के वजीर हैं, रह चुके हैं एहसन इकबाल, हाँ, उनका फर्ज बनता है ना कि ये जो फिगर्स मैंने अभी आपको दे दी हैं, वो अपने प्रोग्राम में चैलेंज करें इनको। और क्या जी ये फिगर्स हैं, आप उसको चैलेंज उसको भी बुला लेते हैं। ये लोग तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारा आप क्या कर लेंगे? नहीं, हमारा आप ये कर सकते हैं ना कि भाई हमारा काम तो ये है ना कि एक बात को हम पब्लिक के सामने ले आएँ, हमारा तो यही काम है। आप एक दफे इनकी जो टीम है 8-10 आदमी इस काम में लग गए हैं कि वो सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, कवरेज मिल रही तमाम चैनल पर। तो आप नहीं, तो वो चैनल पे देखिए ना, एक दफा आवाज़ अगर भारी उठेगी, इकबाल का नहीं, एक बात अगर भारी उठेगी तो फिर सारी चैनल फिर उसको भी उठाएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हर चैनल जो है आज़ाद। अल्लाह ताला भी तो कुछ करेगा ना, अल्लाह ताला भी देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हम यही कह सकते हैं। अच्छा, यही कह सकते हैं। अच्छा, ये शाहिद हसन साहब, मेरे ख्याल में इस पर आपसे कुछ तफसीली गुफ्तगू करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ राय अमल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल आदमी, और उसमें हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम रोएं सिर्फ टीवी पे बैठकर। ये इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने वक्त दिया और बहुत खरी बातें बताई हैं, आप सुनाई हैं आपने इन लोगों को भी। बहुत खौफनाक उन्होंने मंजरकशी की है 2075 तक की। मंजर जो बताया है उन्होंने सही बताया, और वो लेकिन वो है खौफनाक जी, इन्होंने खौफनाक नहीं बताया, खौफनाक ये बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आखिरी 1.5 मिनट रह गया। ये बिजली की लोड शेडिंग से कराची के लोग बहुत परेशान हैं। हमने कल भी बात की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब भी हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप इस पर एक्शन लें। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब इस पर भी एक्शन लें, जो शाहिद साहब फरमा रहे थे अभी कि बुला लें हमाद अजहर को, शौकत तरीन साहब को। पता नहीं वो बुला सकते नहीं, सबको बुला लें, बोलें कि भाई क्या हकीकत है ये बताओ। 2075 तक की वो तस्वीर कशी कर रहे हैं कि ये होगा। क्या करें हम? इसको एक मुकदमा कर दें, ये भी तो हो सकता है कि मुकदमा कर दें। ये भी हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए, मिलना चाहिए मेरे ख्याल जी। अच्छा, ये लोड शेडिंग वाली बात कराची की वो रह गई, आखिरी भाई आप बात ये है कि जैन साहब, बात तो ये है कि हम तो उस पर यही कह रहे हैं ना कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई ना कोई पहला काम तो हम ये कहना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब से, इनको 2 घंटे तक धूप में खड़ा कर दें। इनके जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं सबको बुलाएं कि सब के सब हाजिर हों, और हाजिर होने के बाद धूप में खड़ा करके फिर उनको अंदर बुलाएं। अब बोलो भाई क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी है कराची को या नहीं देनी? फिर बता देंगे कि देनी है। अच्छा, कहते हैं कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप गर्मी ज़्यादा हो गई है, चाहिए ज़्यादा, तो इनको धूप में 2 घंटे खड़ा करो ना। फिर वो कहते हैं ट्रिप हो गया, फीडर ट्रिप हो गया गर्मी। हाँ, तो फिर ट्रिप नहीं होगा ना, जब 2 घंटे रहेंगे तो फिर वहाँ पे एक आदमी बैठा देंगे। जब ट्रिप होगा भाई, जब ट्रिप होगा तो फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने कराची के अलावा अंदरूनी सिंध के कुछ अजला के लिए सोलर पैनल का उन्होंने दिया है सब्सिडी का कि 4 अरब रुपए की हम देंगे। भाई सोलर पैनल हल नहीं है, नहीं तो कराची के शहरियों के लिए भी कुछ करें ना। ये तो अंदरूनी कराची तो सौतीली उनका औलाद है, वो कराची के लिए कुछ नहीं करेंगे। वो तो कराची के लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। उन्होंने एक आइडिया भेज दिया है कि कराची के लोग अलग होना चाहते हैं। भाई क्यों अलग होना चाहते हैं?
और फिर दूसरा आइडिया उन्होंने बेचा है कि साहब सन ऑफ द सॉइल जो है वही सिर्फ खिदमत कर सकता है। और भाई हम तो पाकिस्तान बना के आए थे, हमसे बड़ा ज़्यादा कौन मुहब्ब वतन होगा? अगर एक गद्दार पैदा हो गया तो सारे तो गद्दार नहीं है ना भाई। तो ये आइडिया ही गलत है आपका कि सन ऑफ द सॉइल और फिर कि पाकिस्तान कराची के लोग अलहदगी चाहते हैं। भाई हम तो नहीं चाहते, कोई क्या बात कर रहे हो? उस वक्त भी जब उसने बात की थी तो जो पहले आदमी हम थे जिन्होंने मुखालफत की थी उसकी तो तुमने कदर नहीं की जी, और अपनी पॉलिसी पे चलते रहे। सारे एस्टेब्लिशमेंट से लेकर सारे आदमी सब इसमें मुलविस हैं। बिल्कुल। जब हमीद गुल जैसे आदमी से मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तो आप ठीक कह रहे हैं, जो DGI था आपका वो मेरी बात को मान रहा है, आप मानते नहीं हैं। अगर इस केस की कोई इस केस बनाया जाए ना इसका और इंक्वायरी हो तो पता नहीं कितने नामवर लोग इसमें फंसेंगे। बहरहाल अब आगे हम जान ही सकते हैं। बहुत ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही है, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।